नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, लिखा वर्ष 2011 में महेश के पास एक्स पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% हो जाएगी, यानी 2011 की तुलना में 50% अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो कैसे लगाएंगे। 2011 में महेश के पास कितने पेड़ थे? एक्स पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष में नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 10% की वृद्धि होगी 10/100। अब यहाँ समय तो पता नहीं कितनी बार में मतलब बढ़ेगा, तो हम मान लेते हैं एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी समय होगा इस तरीके से आपका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहीं पे बोला है 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या 50% अधिक हो जाएगी। तो 2011 में कितने पेड़ लगाए थे? एक से पेड़ लगाए थे। 50% अधिक हो जाएगी, यानी इसी का 50% निकाल लीजिए। तो कितना आएगा? ये आएगा x/2। कितना आ जाएगा? 50% है ना, ऐसे सॉल्व कर लो। 100 से 100 कैंसिल कर लो, और 10 से 10 कैंसिल कर लो, 10 बचे 50, और x से x कैंसिल कर लो। n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है 2011, 5 n की मतलब समय की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। तो बोला है पहली बार किस वर्ष में, तो बोला है कम से कम कितने वर्ष अभी लगेंगे 2011 की तुलना में कि 50% अधिक हो जाए। तो 2011 में से 5 साल और आगे बढ़ाएंगे, तो 2011 में से 5 साल जोड़ देंगे, यानी 2011 5 कितना होता है? 2016। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। सवाल में एक बार फिर समझ लेते हैं। एक से पेड़ थे, 10% बढ़ा, कितने वर्ष तक बढ़ा हमें नहीं पता है, एन हमने निकाल लिया। और यहाँ पर बोला था 2011 की तुलना में 50% वृद्धि हो जाएगी, यानी इसी एक्स का हमने 2011 में 50% निकाल के इक्वेशन बराबर कर लेंगे। एन निकलेगा, जितना आएगा 2011 में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर देखिए पूछा गया है पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल इस टाइप के होते हैं। पहली पूछा है, यानी स्टार्टिंग से पूछा गया है, तो पहला एक लिखेंगे स्टार्टिंग से, है ना। अब 567 प्राकृतिक संख्या है, यानी 567 जोड़ देंगे। समांतर माध्य पूछा गया, 2 से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 568/2। इसको भाग कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, यानी 284 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी समांतर माध्य पूछे तो पहली संख्या लास्ट संख्या दोनों का योगफल बट्टे 2 कर दीजिएगा, आपका समांतर माध्य निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग के बारे में हमने बताया था, जब भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यहाँ पर 2 आपको दिख गया ना, मतलब यही वाला आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है तो संख्या कितनी होगी। अब देखो संख्या हमने मान लिया अगर x है, इसी का 2/4, संख्या का 2/4 कितना होगा? अंतर लिखा है ना, संख्या का 2/4 यानी 2/4। यही अंतर दिया हुआ है, 60 के बराबर है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी x में x/2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा x/2, बराबर में 60 है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। कितना सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर 120 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है, तेजी से लगाना है। आप भी तेजी से लगाइए हमारे साथ, क्योंकि अगर आपके अंदर स्पीड नहीं होगी तेजी लगाने की तो फिर आपका सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए स्पीड बहुत जरूरी है। यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि 2 की पावर x गुणे 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा। अब देखो अंत में 5 होता है तो x का मान, अच्छा ये बताओ 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 की पावर x। जब दोनों पावर सेम होते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पर ये बताओ x की वैल्यू अगर 1 रखोगे 2 रखोगे, ये तो 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में हमेशा 0 आएगा। कभी भी जीवन में 5 तो आएगा ही नहीं। अब बोल रहा है सवाल में x का मान कितना होगा। अरे भाई ना तो 0 से आएगा ना तो 1 से आएगा, आएगा ही नहीं। 5 आएगा ही नहीं, x का कोई मान नहीं होगा। x का ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जिससे 5 आ जाए। बस हो गया आपका आंसर, क्योंकि 100 है 1000 है, इसका कितना भी स्क्वायर क्यूब करोगे लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 10 5 कितना होता है? 15 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 माइनस 15, यहाँ पर कितना आएगा? 5 माइनस 15, इस तरीके से आएगा। फिर इसको ऐसे माइनस कर लेंगे, इसको ऐसे माइनस कर लेंगे, तो यह आपका आएगा -10।
यानी यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब फिर 5 से भाग भी दोगे तो कितना आएगा, 5 का भाग 10 में दोगे 2 आएगा। यहाँ पर माइनस एक और लगा यानी प्लस का कितना हो जाएगा 2। 10 पहले से लिखा हुआ है, 10 2 कितना आएगा 12, यानी 12 ऊपर आएगा। अब हम नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर घटाएंगे माइनस का 5, माइनस का 5 में 5 से भाग देंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 5 और 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 12/6 आएगा। 12/6 का मतलब इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर देखिए, लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप के सवाल हो पहले कंडीशन दे देगा 10 संख्याओं का औसत इतना है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से अगर गुणा किया जाता है तो देखिए जो औसत पहले वाला दिया होगा ना, जिससे बोलेगा गुणा करते हैं, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका नया औसत आएगा। ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अगर हम यहाँ कह देते 10 संख्याओं का औसत 5 है, 10 से गुणा किया जा रहा है तो यहाँ 5 गुणे 10 कर देते यानी 50 आता। तो डायरेक्ट आपका 12 गुणे 6 कर देंगे यानी 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि 144/0.144 बराबर 14.4/x हो तो x का मान कितना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सवाल है, ये दशमलव लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दशमलव को अगर हटा ले और यहाँ पर कितने 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें, कितने 3 जीरो, ठीक है ना। अब चाहो तो ऐसे करते हैं, ये इसको काट लोगे तो ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। दशमलव हटाया 3 जीरो बढ़ाया 1000 आएगा, बराबर कितना आएगा 14.4/x। इतना आप कर लेंगे ना। ये दशमलव हटाएंगे फिर यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, यानी x बराबर हमें निकालना है। ये कितने जीरो में 4, यानी जो भी आंसर आएगा, ये तो आपका कितना लिखा हुआ था, ये 14.4 लिखा था, ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर, ये हमने हटा लिया दशमलव तो जीरो बढ़ा लिया था। तो अब जो x की वैल्यू आएगी 144 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर कितने जीरो में 4 जीरो है ना, 0.4 अंक में लगेगा, यानी 1 जीरो यहाँ बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। 0.014 इसका आंसर आएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है 0.0144, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर इसका गुणा करोगे ऐसे मान लो तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी के बटे में तो आएगा ना, x गुणे 10,000 लिखोगे तो 144/10,000 आएगा ना। दशमलव हटा के ऐसे तो करते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है अर्जुन और विक्रम के वेतन में 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाती है तो उनके नए वेतन का अनुपात कितना होगा। देखिए अर्जुन विक्रम, यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्जुन है, ये क्या है अर्जुन है, ये आपके विक्रम है, और आपके ये कौन से विजय, ठीक है ना। ये विक्रम हो गए, ये विजय। दोस्तों याद रखिएगा आपको तेजी से कैसे लगाना है। इनका जो रेशियो दिया हुआ था 2:3 और अनुपाते कितना था 5, ये आपको लिखा हुआ था क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू बहुत कम है 2, 3, 5 का। यहाँ पर बोला है उनके वेतन में 15%, यानी इसमें 15% यानी 2 का 15% निकालेंगे ना तो डेसिमल में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर रेशियो में अगर एक नंबर में जीरो बढ़ाया गया है ना तो सभी में बढ़ाना पड़ता है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए 20 का अगर 15% बढ़ाया गया तो हम कहेंगे 20 का 15% बढ़ाया गया तो यानी क्या करेंगे 20 गुणे 15% बढ़ाया गया, यानी 100 में से 15 जोड़ देंगे, 115/100 आप निकालेंगे। 20 पंचे 100 होता है, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, यानी पहला जो रेशियो आएगा 23 का आएगा। अब यहाँ पर देखो 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला है 10% बढ़ाया गया है, यानी 30 का ही हम क्या करेंगे 30 का ही 110/100 निकाल लेंगे। 10% बढ़ाया गया है ना, यानी 100 में से 10 बढ़ा देंगे पहले। अब 0 0 ऐसे काट लेंगे, 11 त्रिका 33, यानी 23 33 आना चाहिए। 23 33 तो आपको यही वाला दिख रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 23 33 60 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा वाला आप निकाल लीजिएगा, यहीं से ऑप्शन मैच कर गया है, पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ से रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को बिलिम्स कहा जाता है, बिलिम्स को फूल कहा जाता है और फूल को पत्थर कहा जाता है, तो पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो बताइए कलियां खिलकर क्या बनती हैं।
दोस्तों सभी को पता होगा, कलियां खिलकर फूल बनती हैं। कलियां खिलकर क्या बनती हैं? फूल बनती हैं। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कलियां वाला ढूंढेंगे कहाँ पे ये बोला गया है। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। कलियां खिलकर क्या बनता है? फूल। अब आपको ये ध्यान देना है फूल को क्या बोला गया है। तो आप कहेंगे फूल को पत्थर कहा गया है। जो फूल को बोला गया है वही उसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इसे लगाना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। बेमेल का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अर्धव्रत है, अर्धविराम है, सेमीफाइनल है, सेमिनार है और यहाँ पर अर्धस्वरक है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अर्धस्वरक यानी अर्ध यानी आधा की बात हो रही है। अर्धव्रत यानी आधा वृत्त की बात हो रही है। सेमिनार, सेमिनार आपका तो सबसे अलग दिख रहा है। अर्धविराम यही भी आधा, तो कहीं ना कहीं ये आधे संबंधित है, लेकिन सेमिनार हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। पहले तो आप ऑप्शन को तो दिखाना ही पड़ेगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, P भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है और P गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी हैं। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का छोटा करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। चलो यहाँ तक तो काम हो जाएगा अब, ठीक है ना। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए भागे ई दिया हुआ है, फिर यह डी। तो यहाँ पर पूछा गया क्या है, ए डी की चाची, मामी, ताई, बुआ, मौसी। तो ए अगर भाग वाला देखोगे ना, तो यहाँ पर बोला ना पी क्यू की माँ है, तो हम बोलेंगे ए जो है ई की माँ है। ए जो है किसकी माँ है? ए जो है ई की माँ है। ए जो ई की माँ, ये मल्टीप्लाई वाला क्या बोला गया है? मल्टीप्लाई बोला गया है। पी क्यू का भाई है, तो हम बोलेंगे ई जो है डी का भाई है। ई जो है ई डी का भाई है। ई जो है डी का भाई। ये कभी ऐसा ताई, मामा, फुआ, मौसी तो बनाएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भाग दिया हुआ है, इसका मतलब एफ जो है, यहाँ पर लिखा है ना पी क्यू की माँ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एफ जो है ए की माँ है। एफ जो है ए की माँ है, यानी ए की माँ कौन है? एफ है। एफ जो है ए की माँ है। अब इसको लेंगे ए, और ए प्लस वाला ऊपर वाला है। पी क्यू की बहन है, तो हम बोलेंगे ए जो है ई की बहन है। ए जो है ई की क्या है? बहन है। ए जो है ई की बहन है। अब मल्टीप्लाई वाला लेंगे। मल्टीप्लाई वाला क्या बोला गया? पी क्यू का भाई है, तो हम बोलेंगे ई जो है डी का भाई है। ई जो है डी का भाई है, ये तो बनाएगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला चेक कर लीजिए, ए प्लस बी वाला। तीसरा वाला चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है, यानी यहाँ पर पी क्यू की बहन है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए जो है बी की क्या है? बहन है। ए जो है बी की क्या है? बहन है। अब भाग वाला चेक करेंगे, पी क्यू की माँ है, तो बोलेंगे बी जो है सी की माँ है। बी जो है सी की क्या है? माँ है। बी जो है सी की क्या है? माँ है। बी जो है सी की क्या है? माँ है। चलो ठीक है। आगे मल्टीप्लाई वाला देखेंगे ना, तो बोलेंगे पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है मल्टीप्लाई में, तो बोलेंगे सी जो है डी का भाई है। सी जो है, हाँ ये वाला लग रहा है ऑप्शन, सी जो है डी का भाई है। तो प्रश्न में क्या बोला गया था? प्रश्न में बोला गया है सी डी का भाई है, ठीक तो है। चलो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो बताइए। ए डी से, अच्छा ए डी से पूछा गया था ना, तो देखिए मम्मी, ये मौसी, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी की मौसी तो होती है ना। बस यही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल आते भी हैं। 14 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है एक भाषा में, यहाँ पर एम ओ एच यू एन, मोहू, रप्ट, पता नहीं जो भी लिखा है आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अर्थ है बुद्धिमान और परिश्रमी। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड है ना, 1 2 3, तो इन तीनों में कुछ न कुछ हो सकता है, या तो बुद्धिमान होगा या और या परिश्रम। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, इसका भी अर्थ दिया हुआ है परीक्षण और परीक्षाएं। यहाँ पर इन दोनों का दिया हुआ है परीक्षा और प्रश्न दिया हुआ है। इसका इसका अर्थ दिया हुआ है ये। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो किस व्यंजक का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न पे कहाँ पे बात बोली गई है, तो आप कहेंगे प्रश्न कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला, ये जो आपका लिखा है ना जे के, और ये LYG लिखा हुआ है ना, इसी का अर्थ बता रहा था क्वेश्चन में, परीक्षा और प्रश्न है। इसका मतलब प्रश्न में या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, या तो जेक वाला आएगा या LYGE वाला आएगा, इन दोनों में कोई एक आएगा। तो आप थोड़ा ऑप्शन में दौड़ा लीजिए, ऑप्शन में आप दौड़ा लीजिए।
प्रश्न वाले में हमने बताया ना, प्रश्न वाले में ये तो ये वाला होगा, ये तो ये वाला, दो में कोई एक होगा। और आप ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका तो नामो निशान नहीं है। चलो बढ़िया है, इसका तो नामो निशान किसी ऑप्शन में नहीं, हमारे लिए तो और आराम हो गया। LYG आपको यहीं पे केवल दिख रहा है और किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ये तो आप इसको कंपेयर कराइए, लेकिन हमने आंसर यहीं से पकड़ लिया तो बस यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे आ रहा है। अब ये हो सकता है सीक्वेंस आपका आगे पीछे हो क्रम में, ठीक है ना। प्रश्न और उत्तर लिखा है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न का ये वाला आए। देखो प्रश्न का ये वाला आ रहा है, आपका बीच में आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहीं से आपको कॉमन सेंस लगा लेना है, पता कर लेंगे। आप पूरा न लगाइएगा, पूरा लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा, चाहे तो आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसी हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से संख्या जो है बड़ी है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम, इस तरीके से हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे से, यानी यहाँ पर एक को लेते हैं, पहले इसको लेते हैं एक। यानी दोस्तों 1 गुणे 1 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, आप कहेंगे 1 आएगा। देखो 1 आ रहा है। अब हमने कहा जो एक अगला आया है इसमें से 2 गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 1 गुणे 2 कर देंगे तो 2 आएगा। देखो 2 आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दुगुना किया ना, अब 2 आया ना, 2 का 3 गुना करिए। अब 2 का तिगुना करोगे तो कहोगे 2 3 का 6, यानी यहाँ पर 6 आना चाहिए था, यहाँ पर 6 आना चाहिए था। फिर 4 गुना करोगे तो 24 आएगा, देखो आ भी रहा है। 5 गुना करोगे 24 का, 5 गुना 120, और 120 का 6 गुना करोगे 720, यानी यहाँ पर 6 आना चाहिए था। तो यहाँ पर बोला बाकी अन्य से भिन्न है, तो यही सबसे भिन्न है। सबसे भिन्न आपको कौन दिख रहा है, 2 24 120 तो सही अपनी जगह दिख रहा है। सबसे आपको गलत यही है, 8 ही सबसे अलग है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़िए और निर्धारित करने की कौन सा निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन हमारा दिया गया है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का अर्थदंड लेता है। ठीक है ना, विलंब से अगर देंगे 10 रुपए का दंड लेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। भैया महंगी की तो बात ही नहीं की है, महंगी की तो बात ही नहीं है। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, ये कहाँ से आ गया, मतलब कुछ भी लिख दिया है। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, तो इसमें क्या है, सस्ती पुस्तकों के लिए यहाँ पर ऐसा तो कोई बोला नहीं है। इतना बोला गया कि चार्ज लगेगा, अगर आप विलंब से देंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। सस्ती और ये मद्दी की बात कहाँ से आ गई निष्कर्ष में, बिल्कुल सरासर गलत लिखे हैं। तो इसका मतलब कौन सा ही होगा, ऑप्शन कहीं नहीं लिखा है, दोनों ये लिखा है, लास्ट में लिखा है ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ही ना निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर भी इस टाइप के सवाल आपके सिलेबस में हैं, रीजनिंग में खूब आएंगे, भरमार है, इनको समझिए और थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिए। 2 कथन दिए गए हैं, कारण प्रभाव इस तरीके से हैं, आपको बताना है। अभिकथन यानी कथन दिया हुआ है, कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मेथेन गैस के फलस्वरूप भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। कारण हमारा दिया गया है, मेथेन एक भारी गैस है और यह वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में जमा होती है। पहली बात तो मेथेन हल्की गैस होती है, वायु से हल्की होती है, भारी होती नहीं है। तो पहले तो ये कारण गलत है इसका। आगे बढ़ते हैं, कारण तो गलत है, कारण क्या है, कारण बिल्कुल गलत है। और अभिकथन जो बात, अभिकथन कथन में क्या बोला गया है, कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मेथेन गैस के फलस्वरूप भूमंडलीय उष्मीकरण होता है, ये तो बात सच है। इंडस्ट्रियल वगैरह से अगर मेथेन गैस होता है तो भूमंडलीय उष्मीकरण होता है, ये सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ए तो सत्य है, पहला वाला सत्य है, लेकिन दूसरा वाला कारण क्या है, गलत है। मेथेन भारी गैस नहीं होती, वायु से हल्की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दोस्तों आपके ग्राफ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न दिनों पर बेचे गए पेनों की संख्या है। थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, तभी आपको दिखेगा, नहीं फिर देख नहीं पाएंगे। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, थोड़ा वो छोटा करना पड़ेगा, पहले आप देख लीजिए। इस तरीके से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आपका बना हुआ है। इस तरीके से पूरी तालिका आपको, तालिका कह रहे हैं, ग्राफ आपको दिख रहा होगा। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं हल्का सा। ऑप्शन नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं भी दिखेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बोला गया है मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन और बेचे गए कुल पेनों की संख्या में अनुपात दिया गया। अब देखिएगा सवाल में
मंगलवार को बेचे गए कुल पेन, मंगलवार को कितने पेन बेचे गए पहले हम ये देख लेते हैं, डाटा ले लेते हैं मंगलवार का, बाकी ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है। मंगलवार में कितना है टोटल, मंगलवार में ये है, मंगलवार कहाँ पे था, मंगलवार आपका दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे यानी यहाँ पे आ रहा है, यानी 75 आएगा। मंगलवार का डाटा कितना आया है 75, ठीक है ना। चलिए 75 आया है, 75 पेन बेचे गए हैं। चलिए हमें 75 पेन से मतलब है, अब हम आगे लगाते हैं। मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन, ठीक है ना, मंगलवार को बेचे गए कुल पेनों में से खराब पेन, ये नहीं, ये खराब पेन है, ये खराब पेन है, और बेचे गए कुल पेनों की संख्या, बेचे गए कुल पेन कितने हैं 15, खराब उसमें इतने हैं, तो अच्छे पेन कितने होंगे, तो आप ही बताइए, 15 में 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 8, 8 अच्छे पेन होंगे। अब बटे में कितना आएगा, बटे में 15 ही आएगा, टोटल पेन तो 15 ही है ना, 7 उसमें क्या थे, 7 उसमें से खराब थे, तो अच्छे कितने होंगे टोटल, अगर आपके पास मान लीजिए 15 पेन है, हमने कहा 7 खराब है, तो अच्छे कितने होंगे 8 होंगे ना, और बटे में 15, टोटल हमने निकाला था उसमें कितना था 15, 75 आया था, 15 पने 75 यानी 5 अट्ठे कितना होता है 40। तो बोला गया अच्छे पिनों कुल संख्या कितनी हो जाएगी 40, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चंस काफ़ी दिख रहा है आपको, चलो ऑप्शन नहीं देखो, ऑप्शन चाहे तो लिख लो, 36, 46, 56, 66 ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, चलो अब दिख रहा होगा, लिखा हुआ है गुरुवार को बेचे गए कुल पेनों में से 20% नीली स्याही के पेन थे। अब देखो गुरुवार को कितने पेन बेचे जा रहे हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए, गुरुवार को पेन कहाँ पे बेचे जा रहे हैं, ये आपका गुरुवार है, ये आपका गुरुवार है, ये तो आपका बीच में आ रहा है ना, ये बीच में आ रहा है, ठीक है ना, बीच में आ रहा है, ये देखो ये ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 40-50 के बीच में आ रहा है, 50 वाला आपका ये वाला है, 50 वाला आपका ये, यानी 45 है, कहने का मतलब 45 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 45, तो आपको दिख गया ना, टोटल 45 है, 45 आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें 45। अब यहाँ पर देखिए गुरुवार को बेचे गए कुल पेनों में से 20% नीली स्याही पेन थे, तो देखिए गुरुवार को कितने पेन बेचे जा रहे हैं 45, 20% नीली स्याही के थे, 20% नीली स्याही के थे, इसी का 20% निकाल लो, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 9, 9 आपके आ गए नीली स्याही के, कैसे आ गए नीली स्याही के आएंगे, 9 आपके नीली स्याही के हो गए ना। आगे लिखा हुआ है शेष में से 25%, अब बताइए 45 में से 9 नीली स्याही के हैं, तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 45 में घटा लीजिए, 15 में 9 गया कितना आएगा 6, और यहाँ पर आएगा 36, 36 बचेंगे। अब 36 में से बोला है 25% लाल स्याही के, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 9, 9 पेन हमारे कैसे लाल हैं, यानी 9 पेन हमारे कैसे हैं लाल स्याही के हैं, चलो ये भी हमारा हो गया। अब आगे लिखा है शेष काली स्याही के हैं, अब ये बताइए 9 हमारे नीले हो गए, 9 हमारे लाल हो गए, टोटल तो 45 थे ना, तो 9 9 18, यानी 45 में से अब 18 घटाएंगे तो आप कहेंगे 27 बचेंगे, कितने बचेंगे 27, 27 हमारे कैसे होंगे काली स्याही के होंगे, ये कैसे काली स्याही के हैं, 27 पेन हमारे काली स्याही के हैं, आपको लैंग्वेज समझना है फिर आप लगा लेंगे अच्छे से। अब बोला है गुरुवार को बेचे गए नीले और काली स्याही पेनों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए गुरुवार को बेचे गए नीली, यहाँ पर गुरुवार की हम बात कर रहे हैं ना, गुरुवार, हाँ नीली और काली की बात हो रही है ना, तो काली तो 27 है, नीला 9 आया हुआ है, तो यहाँ पर नीली और काली दोनों को जोड़ दीजिए, 27 9 कितना होता है 36, कोई सवाल में खास दमी नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, 36 लिखा है कहीं, अच्छा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, चलो अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा और कर देते हैं, चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया है सोमवार और मंगलवार को एक साथ बेचे गए। अब देखिए सोमवार तो 20 से कुछ ऊपर है ना, यानी यहाँ पे 20-25 के बीच में आएगा, यानी सोमवार का तो आपका आ गया 25, मंगलवार की बात करेंगे तो आप मंगलवार बोलेंगे ना 75 है, ठीक है ना, इन्हीं के बीच में क्या अंतर पूछा है, चलो ये तो हमारा आ गया, अंतर निकालना है, टोटल कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आगे गुरुवार और शुक्रवार, अब गुरुवार की अगर हम बात करते हैं, गुरुवार आपका कितना है, गुरुवार तो आपको ये दिख ही रहा है कितना है 40 है, और शुक्रवार कितना है आपका, गुरुवार आपका 45 दिख रहा है, ये थोड़ा बीच में है ना इसके, हाँ ठीक, गुरुवार आपका देखो इससे सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, गुरुवार आपका 45 है, शुक्रवार आपका सीधे सीधे 50 है, यानी कितना आएगा 95, अंतर पूछा गया 100 95 में अंतर निकाल लेंगे 5, कहीं 5 लिखा हुआ था,
बिल्कुल लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने काफ़ी लिए हैं, मैथ के, रीजनिंग के, और एक हमने ग्राफ का भी लिया है। जैसा भी लगा हो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।